हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए हिस्ट्री का आपका वीवीआई शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आपको बता दें इसमें सभी चैप्टर का क्वेश्चन को लिया गया है, जो एक एक चैप्टर से हर एक क्वेश्चन को लिया गया है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और आपको यहाँ से लगभग सारे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये आज आपका यानी क्लास यानी फर्स्ट क्लास है, और आप लोगों को हम बता दें टाइम कि आप लोग का ये क्लास जो है मॉर्निंग में 7 बजे पूरा एक्यूरेट यानी 7 बजे जो आप लोग का यानी एएम में रोज यानी क्लास होती है। ठीक है, यह आज आपका यानी हिस्ट्री का पहला क्लास है। इसी तरह का यानी हर सब्जेक्ट का आपका यानी जो है पार्ट वाइज हम लोग यानी कवर करने वाले हैं। और एक 7:15 में जो आप लोग का इवनिंग में क्लास होती है, ये क्लास के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, इसमें ऑल सब्जेक्ट का ही होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों के डिमांड पे हम ये जो है हिस्ट्री का मतलब ज्योग्राफी का जितना भी सारा सब्जेक्ट का आपका यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ये आपके हम डिमांड पे है। तो इसलिए आपसे मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपका हम डिमांड पूरा करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी ठीक है ये मतलब जिम्मेवारी होती है कि आपको भी मेरा यानी हेल्प करना चाहिए, और आप लोग काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। तो चलेगा गाइस, आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों को, एक एक बच्चे को 10-10 बच्चों तक यानी आप लोग को शेयर करना है। काफ़ी मजे के साथ हम लोग एंजॉय के साथ क्लास करेंगे। तो चलेगा इस शुरू करते हैं। उससे पहले जो बच्चे लाइक नहीं किए एक बार लाइक करेंगे। तो इसमें हम लोग सभी जो है क्या लघुत्तरीय प्रश्नों को नहीं कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट हो, जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो देखिए आपको हम बता दें कि सबसे पहला यानी हड़प्पा को यानी हड़प्पा स्थल का यानी खोज हुआ था, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। आप लोग भी देख लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान का यानी सबसे पहले किसका हड़प्पा नामक स्थान का खोज किया गया था, जो 1921 में खोजा गया था। यहाँ मिस हो गया थोड़ा सा, 1922 हो गया आपका। ये राखालदास बनर्जी नहीं होगा, यहाँ आपका दयाराम सानी के द्वारा सबसे पहले 1921 में हड़प्पा स्थल का खोज किया गया था, इसलिए इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता इसको कहा जाता है। करवाया था। और नगर सभ्यता ये क्या नगरीय सभ्यता था जो प्रकाश में लाया था। इसके बाद जो अन्य स्थानों पर यानी पुरातात्विक खुदाई की गई थी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर होने तथा हड़प्पा में ही इस सभ्यता का था उत्खनन हुआ था, इसके चलते ही इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि जो है सबसे पहले हड़प्पा का खोज किया गया था, जो नगरीय एक सभ्यता थी, और सबसे इसके बाद जो है अन्य मतलब स्थलों का यानी खुदाई की गई थी। सबसे पहला यानी हड़प्पा का ही खोज हुआ था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। आई होप आप लोगों को इसको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। और कभी कभी आप लोग से पूछ लेते हैं, यहाँ भी ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आप लोग को समझना चाहिए। कभी कभी आपको पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। आपको इस तरह का भी सवाल कभी कभी आ जाता है, तो आपको दिमाग में रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ, इसलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण बताइए। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो पतन होने का कारण क्या था, यानी उसका नष्ट यानी कैसे हो गया था, अगर वो सभ्यता जो था लोग आखिर वहाँ के कैसे मारा गया, क्या हुआ, क्यों आखिर मिट्टी के नीचे चले गए, तो इन चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वहाँ के लोग जो है बाढ़ का पानी बताते हैं, कोई बताते हैं क्या कि बाहरी आक्रमण से जो है वहाँ का मतलब क्या हुआ है, पतन हो गया है। तो यहाँ बताता क्या कि बाढ़ के कारण होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के बड़े बड़े नगर किनारे मतलब नदियों के किनारे अवस्थित थे, बाढ़ के कारण इनका पतन हुआ गया था। यानी अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, कि मतलब ये जो है वैज्ञानिकों के द्वारा अपना अनुमान लगाया जाता है कि जो है ये मतलब नदी के तट पर यानी बसा हुआ यानी सभ्यता था। हो सकता है कि वो बाढ़ आने के चलते ये जो है क्या हो गया, नष्ट हो गया होगा बड़ा बाढ़ आने के कारण। दूसरा बताता है कि बाहरी आक्रमण से यानी जो हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या, आर्यों का आक्रमण बताता है कि उस टाइम जो आर्य था, आर्यों ने उस पर आक्रमण किया था। आर्य लोहा और घोड़ा के बल पर अपना हड़प्पा सभ्यता नगरों को यानी ध्वस्त कर दिया था। तो ये बता रहे कि मतलब बाहरी आक्रमण, और दूसरा पॉइंट है क्या, बाढ़ का कारण। तो ये 2 महत्वपूर्ण कारण बताया जाता है हड़प्पा सभ्यता का पतन का, और बहुत सारे कारण बताया जाता है, जलवायु परिवर्तन कोई बताता, भूकंप का, तो मतलब सबका अलग अलग मत है। ठीक है, आगे देखिएगा हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गांधी इराविन समझौता के बारे में बात करेंगे और इसका परिचय आपको देंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है 1930 में गांधी द्वारा सविनय आंदोलन का यानी आरंभ किया गया था, जिसका मतलब उद्देश्य था क्या कि नमक कानून को यानी तोड़ना था। ठीक है, नमक खुद से बनाओ, ठीक है, उसका क्योंकि ज़्यादा ही मतलब उसमें कर लेते थे। तो देखिए करने में क्रांतिकारी आंदोलन में वृद्धि, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की विफलता ने सरकार को यानी गांधी से वार्ता करने को बाध्य कर दिया गया। वायसराय ने इराविन ने इसे उनसे यानी समझौता के लिए यानी वार्ता आरंभ कर दी थी। जो 5 मार्च 1931 को गांधी इराविन पैक्ट हुआ था, यानी 1931 को जो है गांधी इराविन पैक्ट यानी हो गया था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, उसका इसके अनुसार सरकार ने राजनीतिक बंदियों को मुक्त करने में असहयोग आंदोलन के दौरान मतलब जब्त की गई संपत्ति लौटाने यानी दंडात्मक कार्रवाई बंद करने तथा मुकदमे वापस लेने की शर्तें मान ली। भारतीयों को नमक बनाने का यानी अधिकार मिल गया। इन सब के बदले यानी गांधी ने आंदोलन वापस लेने का यानी बहिष्कार नीति त्यागने एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की
सहमति प्रदान की। तो पहला गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया था, इसका विफल हो गया था। जैसे फिर ये सारा चीज़ें जो है इसमें यानी माना गया। उसके बाद जो है गांधी जी ने जो है इसका दूसरा गोलमेज सम्मेलन में यानी भाग लिया था और वो जो है इसका यानी बहिष्कार करना यानी बंद कर दिया था। तो इसका जैसे ये मान लिया उसके बाद जो है ये पूरी तरह से यानी बहिष्कार करना बंद कर दिया गया था। तो ये आपका यानी गांधी इराविन समझौता जो 1930 में आपका क्या यानी असहयोग मतलब सविनय आंदोलन हुआ था। 1931 में गांधी इराविन समझौता हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग तीसरा चौथा क्वेश्चन, गोपुरम से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पूछ देखना चाहिए। देखिए गोपुरम का संबंध किससे है, तो गोपुरम मंदिरों के प्रवेश द्वार से कहा जाता है। यानी गोपुरम किसको कहा जाता है, मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। विजयनगर शासकों ने मंदिरों में जो गोपुरम का निर्माण करवाया था यह अत्यधिक विशाल एवं ऊंचे होते थे। यह असंभव सम्राट की यानी ताकत को याद दिलाते थे जो ऊंची मीनार बनाने में सक्षम थे। तो देखिए गोपुरम यानी मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता था और कहा जाता था यानी विजयनगर साम्राज्य में जो वहाँ के राजा का शक्ति को अगर किसी को भी अगर राजा अगर ये शक्तिशाली है तो वो जो है मतलब जितना बड़ा यानी क्या करते थे यानी गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार बनाता है या उससे ज़्यादा बड़ा मतलब ऊंची भवन बनाएगा तो वो उसका यानी शक्ति का जो है प्रदर्शन यानी करता है। तो इस चीज़ को यानी कह रहा विजयनगर में ये चीज़ जो है प्रचलित काफ़ी था। तो वहाँ के जो है सबसे शक्तिशाली राजा थे कौन थे, यानी कृष्णदेव राय थे। ये चीज़ आपको बताओगा विजयनगर साम्राज्य का। और इसका स्थापना जो विजयनगर साम्राज्य का 1336 में हुआ था और किसके द्वारा किया गया था, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। आगे देखिएगा आप लोग 5वां नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाता है कि गुप्त काल की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है, गुप्त काल की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करना आपको गुप्तकालीन कलाओं में मूर्ति कला चित्रकला महत्वपूर्ण स्थान था। मूर्ति कला में क्या आ जाएगा आपका, यानी गुप्तकालीन मूर्तियाँ यानी बौद्ध धर्म से संबंधित वस्तुओं और पुराणों में यानी दी गई घटनाओं को दर्शाती है। मथुरा और सारनाथ में पत्थरों और कौश की यानी बुद्ध तथा बौद्ध स्तंभों की मूर्तियाँ मतलब बहुसंख्यक में पाई गई। इस काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है वह है जिसमें बुद्ध बैठे मुर्दा अपना प्रथम प्रवचन दे रहे हैं। इस मूर्ति में को भारत में सबसे दुर्लभ मूर्ति माना जाता है। इस मूर्ति को क्या सबसे दुर्लभ माना जाता है। तो ये आपका यानी क्या मूर्ति कला के बारे में बताया कि गुप्तकाल कला की मुख्य विशेषता क्या था, एक मूर्ति कला था। सबसे पहले अभी आपको हम बताया कि मूर्ति कला के बारे में बताया दिया। ठीक है, उसका दूसरा इसका क्या था, यानी चित्रकला। दो चीज़ें काफ़ी प्रचलित था, एक मूर्ति कला और एक चित्रकला। तो चित्रकला भी गुप्त काल में अपने प्रगति के शिखर पर थी। इस काल का मतलब इस कला का व्यवहार राजमहलों में होता था। सबसे राजमहलों हिंदू तथा बौद्ध मंदिरों को सजाने के लिए यानी किया जाता था। यह चित्रकला जो किसमें यानी बौद्ध मंदिरों को सजाने के लिए मंदिर वगैरह राजमहल वगैरह में सजाया जाता है। इस कला के सबसे सुंदर उदाहरण अजंता की बुद्धि गुफाएं, श्रीलंका में सागरिया और मध्य प्रदेश की बाघ गुफाएं। ये जो है गुफाएं भी ये जो है काफ़ी चित्रकला को लेकर के था। और ये राजमहलों में जैसे मंदिरों में हो गया और ये गुफाओं में जो है ये इसका यानी ये किया जाता था चित्रकला। ठीक है, गुप्त काल में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहलाता है कि महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकारों का उल्लेख करें। तो देखिए महाभारत में वर्णित विवाह का उल्लेख अगर करते हैं तो आपको हम क्लास में हमेशा बताते हैं कि 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया था महाभारत में। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 8 प्रकार का कौन कौन सा विवाह। पहला आपका बड़ा विवाह है, दूसरा आपका प्रजापति विवाह, तीसरा आपका प्रेम विवाह, चौथा आपका असुर विवाह, चौथा आपका असुर विवाह, चौथा आपका देव विवाह, पाँचवा छठा आपका गंधर्व विवाह, सातवां आपका राक्षस विवाह, आठवां जो आपका पिशाच विवाह है। तो यानी ये 8 प्रकार के विवाह था। इन चीज़ों के बारे में आप लोग को अच्छे से जानकारी होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग जो आपके स्क्रीन पे आ गया त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक आपको हमेशा पता होगा कि त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें जो है 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जो इसी को कहा जाता है। देखिए पिटक 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इसमें से इन्हीं त्रिपिटक के नाम से पुकारा जाता है। इन तीनों पिटक को ही त्रिपिटक के नाम से कहा जाता है। गौतम बुद्ध के गया में निर्वाण प्राप्त करने के बाद इनकी रचना की गई थी। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश संकलित किए गए हैं। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किया गया और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचना किया गया है। तो ये जो है त्रिपिटक के बारे में आपका यानी था। और इस चीज़ को भी अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये जितना सारे क्वेश्चन है सारे आपको नोट कर लेना अच्छे से। आगे देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 8, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। तो देखिए इतिहास लिखने में आखिर अभिलेखों का क्या महत्व है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अभिलेख से तात्पर्य है कि पाषाण, धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पार खुदे हुए लेखाभिलेख से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो इतिहास लेखन में अभिलेखों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। जो किसी भी बड़ा मतलब उस टाइम के मतलब सभ्यता हो, चाहे मतलब सभ्यता हो या शासन काल हो, उन चीज़ के बारे में हम लोग जो है पूरी तरह से यानी हमको पता चलता है किसके द्वारा, यानी अभिलेख के द्वारा। यानी उसका सामाजिक, आर्थिक और जीवन के बारे में जानकारी हमें पूरी तरह से मिलती है। किसी भी शासनकाल में किसी भी राजाओं के बारे में ये जो अभिलेख के द्वारा हमें बहुत काफ़ी यानी
सहयोग मिलता है इतिहास लेखन में अभिलेख का। ठीक है, चाहे अशोक के अभिलेख द्वारा यानी धम्म में प्रचार प्रसार के उपाय, प्रशासनिक मान्य पहलुओं आदि के विषय के सहज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास लेखन में अभिलेख को यानी महत्ता इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि मात्र अभिलेखों के ही आधार पर भंडार महोदय ने अशोक का इतिहास लेखन का यानी सफल यानी प्रयत्न किया है। ठीक है, तो ये जो 8वां नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसको भी अच्छे से यानी नोट कर लीजिए। जितना भी क्वेश्चन आपको हम अभी लिखवाए हैं ये सारा लिखे हैं, ये सारा आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये कार्बन 14 विधि क्या है। तो ये जो आप लोगों को तो कार्बन 14 विधि जानवे करते हैं, ये क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता भी होगा ऑलरेडी आप लोगों को। देखिए कार्बन 14 विधि क्या होता है, किसी भी वस्तु में चाहे मृत जीवित वस्तु में क्या होता है, कार्बन 14 और कार्बन 12 की मात्रा उसमें क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो मृत्यु के अथवा विनाश के अवस्था में C12 तो स्थिर रहता है, यानी C12 कुछ भी नहीं होता, C12 वैसे का वैसे रहता है। लेकिन C14 जो ये क्या होने लगता है, यानी घटने लगता है, यानी क्षय होने लगता है, निरंतर यानी लगातार ये जो है क्षय होने लगता है। कार्बन का अर्थ होता है आयुकाल जो 500 क्या होता है, यानी 55 68 प्लस 90 वर्ष होता है। अर्थात इतने वर्षों में इस पदार्थ को यानी C की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु के मतलब यानी क्या काल की गणना की जाती है। अगर C14 की मात्रा जितना यानी कम होगा उसका यानी काल उतना ही पुराना होगा। तो ये चीज़ आप लोग को दिमाग में रखना है। ठीक है, जितना कम होगा उतना ही प्राचीनतम माना जाएगा C14 की मात्रा। लेकिन C12 जो आपका यानी स्थिर रह जाता है कार्बन 14 में। तो आई होप इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, अकबर के नवरत्नों के नाम बताना। आपका अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, उनके नाम आपको लिख लेना है अच्छे से कॉपी में। तो पहला उसका दरबार में अब्दुल रहीम खान खाना रहते थे। हकीम मतलब क्या था, हकीम महूकाम थे, मुल्ला 2 थे, प्याजे था या अबुल फजल था, फैजी था, तानसेन थे, राजा थे, मानसिन एवं टोडरमल एवं बिरबल थे। तो डियर स्टूडेंट ये जो आप लोग का यानी 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इन 10 में से आप लोग को लगभग सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा और आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि संडे को महाधमाका ऑफर लेकर के आ रहा है आप लोग के लिए। एप्लीकेशन पे आप लोग के लिए बहुत स्पेशल कोर्स जो है लॉन्च होने जा रहा है, जो बहुत ही कम समय में आप लोग को हम पूरा यानी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार रहिए, वहाँ संडे को महाधमाल एकदम क्रैश कोर्स लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए गाइस यहीं तक आज के क्लास को एंड करेंगे। उससे पहले जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार साथ में जम करके एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए गाइस, और जो भी बच्चे अभी तक बिहार बोर्ड स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, बिहार बोर्ड स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। चलिए गाइस यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद भारत।